हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। हम लोग 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करें हैं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस किया जाएगा। हिस्ट्री को डिस्कस किया जा रहा है। हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आधुनिक भारत को डिस्कस कर रहे हैं। आधुनिक भारत में इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 325 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो सेशन को आप जो है बहुत बार रिवीजन कीजिए। ये बीपीएससी के साथ साथ किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। और मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 326 में जो पूछा गया उसको देखते हैं। पूछा गया, महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जो जिला था वो कौन सा था? महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे बहुत जो है विस्तृत हो गए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिला था बिहार में वो था पटना। सी ऑप्शन। याद रखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की। पुलिस के इस दमन चक्र के कारण वहां की जनता जो है आक्रोशित हो गई और कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों पर हमले किए। रेल लाइनों को उखाड़ दी गई, जिससे रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक जो है प्रभावित हुए। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा। प्रश्न संख्या 327 में पूछा गया है, आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? बताइए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान जो है किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। इस दिन से ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके थे, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश किए। ठीक है, इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के नाम प्रमुख हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 238, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो ऑप्शन को देखिए और बताइए कि कौन सी घटना जो है इन सभी ऑप्शनों में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? इसका सही जवाब है, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। देखिए, अगर बात करें तो जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन का जो आगमन है कब होता है? 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत में मार्च 1942 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है अगस्त 1942 में पारित होता है। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन अक्टूबर 1943 में और कैबिनेट मिशन का जो आगमन है 1946 में। दिए गए घटनाओं में सर्वप्रथम स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का आगमन मतलब की है, इसको ध्यान में रखिएगा क्रम को। प्रश्न संख्या 329 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। जैसे कथन ए कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण आर, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। दोनों कथनों में से जो कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इसके कारण को भी देखेंगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ए सत्य है, ठीक है, लेकिन आर असत्य है। ये सत्य है किंतु कारण जो आर है असत्य है। देखिए कैसे असत्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी, इसीलिए ये जो है असत्य है। 330 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई? भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई? याद रखिएगा 1942 में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज के गठन का निर्णय किया गया। आजाद हिंद फौज में
प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। 331 है। इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। कौन कौन थे? 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। इसका सही जवाब हो जाएगा भोला भाई देसाई, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, भोला भाई देसाई, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है, याद रखिएगा। 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों की समूह की अध्यक्षता भोला भाई देसाई ने की थी। 332 नंबर है। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन करके आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। 333 है। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहां पर? आईएनए जो है कहां पर अस्तित्व में आई थी 1943 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर में, ऑप्शन सी, सिंगापुर इज राइट ऑप्शन। जून 1942 में रास बिहारी बोस ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का एक सम्मेलन बुलाया। बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भेजा गया। वे जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की गठन की। 1943 में आजाद हिंद फौज सिंगापुर में जो है अस्तित्व में आई। 334 है। पूछा गया कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? इसका सही जवाब हो जाएगा आईएनए जिसके दिमाग की उपज थी, इनका नाम था डॉक्टर मोहन सिंह। ठीक है, और इसकी स्थापना इन्होंने की। आजाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। ठीक है, और ब्रिटेन की भारतीय सेना में ये मोहन सिंह जो थे एक अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। जापानियों ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उनमें से जो है लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। 335 है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में, याद रखिएगा। 336 है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 337 है। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक वर्ड नेताजी किस देश में जोड़ा गया? यानी नेताजी का संबोधन जो है, यानी इनकी जो पदवी है या इनको जो संबोधित किया गया, किस देश में किया गया आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा नेताजी किस देश में जोड़े गए सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले? तो जर्मनी में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले पूर्व या पहले नेताजी जो शब्द है जर्मन विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया था और इन्होंने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 338 है। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो याद रखिएगा जो ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन है, इनमें से किसी के साथ नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त जो ऊपर में ऑप्शन दिए गए हैं, सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त किसी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में सर्वसम्मति से जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। 339 नंबर है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिलभद्र याजी। शिलभद्र याजी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। शिलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, याद रखिएगा, पूछा गया है कि 340 में कि जो बारदौली है, चौरी चौरा है, यरवदा है, नोआखली है, इन सभी का जो संबंध है किन जगहों से है, आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए मिलान करते हैं। जैसे जो बारदौली है, बारदौली का जो संबंध है वो किससे है, तो बारदौली का संबंध गुजरात से है। चौरी चौरा की घटना जो है कहां पर घटित हुई थी, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। यरवदा जेल कहां पर है, इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में, और नोआखली पश्चिम बंगाल में। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। बारदौली गुजरात राज्य में स्थित है, चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक थाना को जो है जला दिया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है, नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए थे। प्रश्न संख्या 341 है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया, यानी भारत आया। इसका अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसका अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, और अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड का, और एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। तो याद रखिएगा इसका अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अन्य 2 जो सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और अलेक्जेंडर जो थे ये नौसेना मंत्री थे। 342 है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो सर पी लॉरेंस के द्वारा, डी ऑप्शन। 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता को ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन नामक यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया, और इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अन्य 2 सदस्यों में स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। प्रश्न संख्या 343 है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेवेल, बी ऑप्शन। 344 है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की, दोनों से बातचीत की। वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से जो है बातचीत की, वो थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल से वार्ताएं की। 345 है, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। कांग्रेस जो अध्यक्ष था उस समय, नाम याद रखिएगा, जिसका सही जवाब हो जाएगा जेबी कृपलानी, डी ऑप्शन। 1947 में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 346, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेबी कृपलानी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक यह अध्यक्ष रहे।
इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। 347 नंबर है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नवंबर 1947 में जैविक कृपलानी के इस्तीफा के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन को आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 348 में पूछा गया कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो है अप्रैल मई 1942 में हुआ और निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? बताइए। इलाहाबाद में संपन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे, नाम याद रखिएगा, नाम है, बताइए, जवाहरलाल नेहरू। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किए। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 339 है। प्रश्न संख्या 339 है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का जो सिद्धांत स्वीकार किया गया था, कब किया गया था? नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का जो सिद्धांत स्वीकार किया गया था वो कब किया गया था? तो 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, लेकिन धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और इन 18 में से 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियां अप्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 350 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को, जो उसके काउंसिल था, इस काउंसिल के फैसले को रद्द करने का जो अधिकार मिला था वो किस एक्ट के तहत? तो एक्ट याद रखिएगा 1786 का एक एक्ट था, इसी के तहत इनको अधिकार दिया गया था। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। 1786 के अधिनियम के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया और विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। प्रश्न संख्या 351 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त कर दी? भारत सरकार अधिनियम जो है इसने, बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त कर दी? तो इसका सही जवाब है प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार को स्थापित कर दी गई। 352 में स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के साथ, यानी स्तंभ 1 में पुस्तकें और स्तंभ 2 में लेखक का नाम दिया गया है, तो मिलान करना है। स्तंभ 1 स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा तो देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन है, बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताराचंद। कौन? ताराचंद, यानी 1 का ए। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन थे, बताइए? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा के दत्ता। ठीक है, के दत्ता, यानी सेकंड का ई। आनंद मठ के लेखक कौन हैं, बताइए? आनंद मठ के लेखक थे, इनका नाम है
बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राममोहन राय। और अवर इंडिया मुसलमान, अवर इंडिया मुसलमान के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। तो इसको रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस संदर्भ में इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक ताराचंद्र हैं। ठीक है, और ये भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है इसमें। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया में भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। इसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राममोहन राय की कृति है। अवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर की रचना है। और के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की थी। 353 है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। अमेरिका में यानी वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज उठाई गई। 1910 में भारतीय सेना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया गया। 354 है, इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था बताइए? इंडियन अर्नेस्ट के लेखक थे, याद रखिएगा, वेलेंटाइन सिरोल। कौन थे? वेलेंटाइन सिरोल। यानी ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में 2-4 पॉइंट है, देख लेते हैं। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वेलेंटाइन, याद रखिए, वेलेंटाइन सिरोल थे। और इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक या जन्मदाता कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने। तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था। प्रश्न संख्या 355 है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा, जो दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, नाम है रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ बताइए, नहीं, क्या नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सॉरी, 355 में पूछा गया है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, न कि रविंद्रनाथ टैगोर। कुछ लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर को कमेंट किया था। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1865 ईस्वी में लिखित यह उनका पहला उपन्यास है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राशि, विप्र वृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी थी। 356 है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का। 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया। 357 है, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल पार्षद ने। 358 है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने वर्ष की? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो 6 वर्ष की। 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया। जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। 359 है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे, बताइए कौन थे? प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे, नाम आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? नाम याद रखिएगा, सी राजागोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो थे, ये पहले भारतीय थे जिसने स्वाधीन भारत में प्रथम गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किए थे। देखिए, सी राजगोपालचारी 1948 से 50 के बीच स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक ये रहे। 1952 से 1954 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर ये स्वतंत्र पार्टी का गठन किए थे।
प्रश्न संख्या 360 है, निम्न में से कौन से प्रसिद्ध भारतीय जिनको गुरुदेव के नाम से जाने जाते मतलब कि जाना जाता है, वह कौन से भारतीय हैं जो प्रसिद्ध भारतीय हैं जिनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और सरदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। 361 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 362 है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग को लेकर 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर जो है दंगे हुए थे? तिरुनेलवाली में। इसका सही जवाब हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए, ये तमिल का वर्ड है, थोड़ा सा मतलब कि प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी जल्दबाजी में थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है, तो डोंट माइंड। इसका जो सही जवाब होगा, खुद से आप जो है एक दो बार रिवीजन कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से भी याद हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मारवा। तो जो किसके द्वारा, मारवा के द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार के मांग को लेकर जो है 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे। तो शिवकाशी तमिलनाडु में, ठीक है, भयंकर दंगे हुए। इनमें नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नडार और मारवा समुदाय के बीच संघर्ष में यह दंगा हुआ था। 363 है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका सही जवाब है अरुणा आसफ अली ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई। 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को यानी रूस की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में ये सहयोगी रही। 1958 में दिल्ली की ये मेयर बनी, फिर पैट्रियाट समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह इन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। 364 नंबर है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, पुनर्गठित अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 की बात है। इस समय वित्त मंत्री का जो पद लिए थे लियाकत अली खां के पास था। गृह विभाग सरदार पटेल के पास था। विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। 365 है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में बात किसने की? 1946 में एक कथन है कि कहा गया है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो यह कथन था सरदार पटेल का। सरदार पटेल ने यह बात कही थी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 366 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वो विभाग था खाद्य एवं कृषि विभाग। याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में
राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। 367 है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या है? 367 का जो प्रश्न पूछा गया है इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? 1922 में। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे। 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और द लीडर की प्रकाशन जो है आरंभ किया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है 368 है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी, तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए अगर बात करें तो फ्रंटियर गांधी का जो असली नाम है वो है आपका अब्दुल गफ्फार खान, सी ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले यानी अब पाकिस्तान में एक गांव में जन्मे अबुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह खां और फ्रंटियर गांधी के नाम से, फक्र ए अफगान आदि नामों से जाने जाते हैं। इन्हें 1987 में जो है भारत रत्न के उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ठीक है, इनको कहा जाता है। याद रखिएगा जो अब्दुल गफ्फार खां है मतलब कि पाकिस्तान के एक गांव में इनका जन्म हुआ था, और बादशाह खां के द्वारा जो फ्रंटियर गांधी, फक्र ए अफगान आदि नामों से जो है इनको जो है जाना जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे और ये बिहार के कांग्रेसी नेता थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। प्रश्न संख्या 370 है, पूछा गया है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? याद रखिएगा अमहरा से, ठीक है, अमहरा से ये बिलोंग करते थे। रामचंद्र शर्मा जो है पटना के अमहरा से बिलोंग करते थे। अमहरा के ये निवासी थे और बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के ये प्रमुख नेता थे। 371 जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में, ठीक है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान इन्हें गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। 372 है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गुट निरपेक्षता। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। नेहरू और भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निशस्त्रीकरण और जातीय समानता का पक्ष लिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए, ठीक है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। 20 दिसंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व के तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। 373 है, राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? बताइए, राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में, डी ऑप्शन। माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजनोपरांत यानी विभाजन के बाद अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाली देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और पीवी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी को संभाल ली। 374 है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो याद रखिए, कुर्मी जो है एक वर्चस्वशाली यानी डोमिनेंट कास्ट नहीं थी कुर्मी,
इसके बाद 375 है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह, याद रखिए, अल नदवाह का प्रकाशन किया और वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम। 376 है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। प्रश्न संख्या 377 है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। याद रखिएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और इसके तहत मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। 378 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो आपको मालूम है 1773 में। 379 है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, डी ऑप्शन। देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। 380 है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे। बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था। तो याद रखिएगा 1800, इसका जो सही जवाब हो जाएगा किसका, 380 का जो सही जवाब है वो है आपका 1835, 1867, 1878 और 1908। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। और इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक कह सकते हैं एक एक्ट लॉर्ड मिंटो ने 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। 381, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था। तो याद रखें 1925 और 1925 दोनों का गठन 1925 में हुआ था, कानपुर और नागपुर में। 382 है, कैथरीन मेयो, एल्डसन हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। इन सभी के बीच कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच जो आम रिश्ता था वो क्या था। तो आम रिश्ता जो था वो था, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी, यही इनमें आम रिश्ता था। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रयूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में ये अध्यापन का कार्य किए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद था इसको अपनी किताबों और पत्रिकाओं के जरिए प्रोत्साहित किया। एल्डस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा। इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का
पूरा मतलब कि सब्जेक्ट जो दिया गया था, या जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इन सभी सेगमेंट को कंप्लीट कर लिया है। जितने भी इन सेगमेंट से प्रश्न पूछे गए थे 1992 से अब तक, उन सभी को हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है, रिव्यू किया है, एनालिसिस किया है। आप जो है 2 से 3 बार इस सेशन को जो है रिवीजन करते रहिए, और इसका पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो आज का जो सेशन है यहीं पे मतलब कि स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।